हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और एकदम रेडी हो गए होंगे आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर को करने के लिए। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका मेंटर, आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु इम्तियाज़ अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है स्टूऑन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, स्टूऑन के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने IIT BHU से पास आउट हूं और 2012 में मैंने पास किया है फ्रॉम दी ब्रांच फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। IIT BHU एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बात करना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं होता है? क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि IIT BHU क्या है। इट इज़ अ वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट। पूरी दुनिया में आप देखेंगे हर जगह IIT BHU से पास आउट किए हुए बच्चे जो हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी IIT BHU का हिस्सा बने या फिर उससे और भी अच्छे इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने, क्योंकि साल दर साल रैंकिंग निकलती रहती है। तो रैंकिंग में क्या होता है कि कभी कोई कॉलेज ऊपर हो जाता है, कभी कोई कॉलेज नीचे हो जाता है। पर अगर आप टॉप 20 की बात करते हैं, टॉप 20 इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो वो सब लगभग सेम रहते हैं, जिसमें कि IIT BHU का भी नाम आता है एट द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। पर चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हों, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाकर पढ़ाई करें। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पर वो होना चाहिए अच्छा कॉलेज, मतलब कि देश का, हमारे इंडिया का रेप्यूटेटेड कॉलेज होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो आई होप आप उसी लेवल की पढ़ाई भी करोगे, क्योंकि अगर आपको अच्छी जगह से पढ़ाई करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए, बिना हाथ पैर मारे आपको सफलता हासिल नहीं होगी। सफलता अगर हासिल करना है तो ढेर सारी मेहनत करनी है, मतलब कि अपने दिमाग को एकदम फोकस्ड वे में लेके चलना है। बिना फोकस्ड वे में लिए हुए आप कभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकते हो। और क्या है, बस थोड़े दिन की पढ़ाई होती है, आप 2 साल अच्छा दे देंगे। अगर 11th और 12th क्लास में आपने एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लिया है तो यकीन मानिए आपका 12th पास करते करते ही आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को स्टूऑन के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा। आज का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा। हमने 3 लेक्चर बायोमॉलिक्यूल्स में कंप्लीट कर लिया है और उस 3 लेक्चर में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया था और एमिनो एसिड के बारे में बता दिया था, और दोनों जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर क्वेश्चन पूछने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, ये सारा स्कोप है। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बता दिया था कि जनरल केमिस्ट्री भी पूछ सकता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन पूछ सकता है। और एमिनो एसिड में अगर बात करते तो वहाँ पे बहुत सारे हैं स्कोप हैं, क्लासिफिकेशन के आधार पे पूछ सकता है वहाँ पर, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पे पूछ सकता है, वहाँ पर ज्यूटर आयन के बारे में पूछ सकता है, वहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है वो पूछ सकता है, तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये सब के बारे में भी पूछ सकता है। तो ढेर सारा स्कोप बनता है पूछने का सवाल। तो मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया, करा है कि नहीं करा बच्चा? ईमानदारी से बोलिए, क्योंकि जब आप अपने प्रति ईमानदार बनोगे तभी आपकी पढ़ाई सफल होगी। अगर बेईमानी से पढ़ाई करोगे तो वो कोई पढ़ाई नहीं रहेगी। उसको हम बोलते हैं छल कपट वाली पढ़ाई। जब मन करा पढ़ लिया, जब मन करा नहीं पढ़ा, मौका मिला तो पढ़ लिया। मौका थोड़ी तलाशना, हमें टाइम अलॉट करना ही करना है। दिन में इतना घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं यही मानता हूँ कि कम से कम 6 घंटा आपको पढ़ना है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैंने कम से कम 6 घंटा बोल दिया है। 6 घंटा आपको मिल जाएगा अगर प्रॉपर रूटीन आप फिक्स करेंगे। अगर आप स्कूल नहीं जाते, मतलब कि 12th पास आउट हैं, तो उस केस में आपको दिन का आधा दिन, मतलब कि 10 से 12 घंटा आपको अलाउट करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके अंदर दृढ़ शक्ति चाहिए। और देखिए फिर सफलता आपके कदमों पर होगी। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग कुछ बचे हुए चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि आज का क्लास जो है वो होगा आखिरी लेक्चर बायोमॉलिक्यूल्स का। तो देखते हैं कि आज के क्लास में हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या क्या है। सबसे पहला है पेप्टाइड बॉन्ड।
हमने अभी तक एमिनो एसिड के बारे में पढ़ लिया, डिटेल नॉलेज हमने पढ़ लिया, रिवीजन हमने कर लिया, नोट्स हमने पढ़ लिया, हमने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ लिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं तो पढ़ ही पढ़ा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी हमने पढ़ लिया, साइड बुक हमने देख लिया और क्वेश्चंस हमने लगा दिया। क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन लगाना बहुत मस्ट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बायोमॉलिक्यूल्स एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पर केमिस्ट्री के पेपर में बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में पूछा जाता है। तो कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि सवाल पूछने का स्कोप कहाँ कहाँ से बना रहा है। तो क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है और मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे बायोमॉलिक्यूल्स का। तो एमिनो एसिड तक हमने चर्चा कर लिया और मैंने आपको बताया था कि एमिनो एसिड का यूज़ हम लोग प्रोटीन के सिंथेसिस में करते हैं। मतलब कि अब जो है अब एमिनो एसिड के आगे की कहानी चलेगी। तो एमिनो एसिड जो होता है सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। देख लीजिएगा, तो एमिनो एसिड is a building block of protein। प्रोटीन बनाने का एक ये ब्लॉक है। एमिनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने का एक तरीका है। कैसे प्रोटीन बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बोलते हैं कि द कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एमिनो एसिड। जब दो एमिनो एसिड के बीच में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कहने का मतलब क्या है, दो एमिनो एसिड को हम लोग जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एमिनो एसिड का, वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा एमिनो एसिड 1 हो गया और ये हो गया एमिनो एसिड 2 हो गया। तो दो एमिनो एसिड हमने ले लिया, इसका COOH ग्रुप है, इसका NH2 ग्रुप है। कौन सा एमिनो एसिड है? अल्फा एमिनो एसिड है। यहां पे भी COOH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। कौन सा एमिनो एसिड है? अल्फा एमिनो एसिड है। और हमारे बायो प्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड ही पाया जाता है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होता है? देयर इट कम्स कंडेंसेशन रिएक्शन। और जब कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो NH2 और COOH के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और यहां पे आपको मिल जाता है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड के एक तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है, मॉलिक्यूल दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गया। पेप्टाइड बॉन्ड के एक तरफ NH2 ग्रुप होगा और पेप्टाइड बॉन्ड के दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। जहां पे NH2 ग्रुप होता है दैट विल बी कॉल्ड एज नाइट्रोजन टर्मिनल, या इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड। और दिस इज कॉल्ड एज कार्बन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड। तो एक आपका हो गया नाइट्रोजन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड और कार्बन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड। जो ये दो एमिनो एसिड को हमने जोड़ा है, दिस दो एमिनो एसिड जुड़ने के बाद अंत में हमें देता है, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड। तो की पॉइंट को समझिएगा, की पॉइंट को एकदम समझिएगा कि की पॉइंट यहां पर क्या है। की पॉइंट ये है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है
या पेप्टाइड जो बनता है उसके एक एंड पे आपको नाइट्रोजन दिखेगा और दूसरे एंड पे आपको कार्बन दिखेगा। नाइट्रोजन टर्मिनल होता है और कार्बन टर्मिनल होता है। इसका यूज़ हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे कि क्यों मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन टर्मिनल के बारे में बताया और क्यों कार्बन टर्मिनल के बारे में बताया। तब तक आप इस बात को नोट करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और समझ लिया होगा कंडेंसेशन रिएक्शन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पेप्टाइड। रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पेप्टाइड। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पेप्टाइड है और पेप्टाइड में पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड मतलब कि जो पेप्टाइड बनता है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। अलग अलग तरीका है कि पेप्टाइड का क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की संख्या के आधार पे हम लोग पेप्टाइड का क्लासिफिकेशन करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड पेप्टाइड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पेप्टाइड्स टाइप्स, पहला ओलिगोपेप्टाइड। कब हम लोग पेप्टाइड को ओलिगोपेप्टाइड कहेंगे? जब उस पेप्टाइड में 2 से 9 एमिनो एसिड हो। सो पेप्टाइड हैविंग 2 to 9 एमिनो एसिड विल बी कॉल्ड एज ओलिगोपेप्टाइड। अच्छा, एक सवाल ये पूछ सकता है जैसे कि आपको एक पेप्टाइड बोल दिया जाए और पूछा जाए कि इस पेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, एक अलग से मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन ऑक्टापेप्टाइड। बताइए ऑक्टापेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा? ऑक्टापेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा? तो इसका आंसर एकदम सिंपल सा है। ऑक्टापेप्टाइड में कितना एमिनो एसिड है? 8 एमिनो एसिड है। 8 में 1 की संख्या कम कर लीजिएगा, मतलब कि आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 पेप्टाइड बॉन्ड 2 एमिनो एसिड 1 पेप्टाइड बनाता है। 2 एमिनो एसिड 1 पेप्टाइड बनाता है। 3 एमिनो एसिड 2 पेप्टाइड बनाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विल बी इक्वल टू 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड। तो ओलिगोपेप्टाइड तब बोलेंगे जब 2 से 9 एमिनो एसिड होता है। फिर आता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड हम लोग तब बोलेंगे जब 10 से 100 एमिनो एसिड होगा। तो अगर किसी पेप्टाइड में 10 से 100 एमिनो एसिड हो गया देन दैट पेप्टाइड विल बी कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। और फिर नाम आता है प्रोटीन। प्रोटीन इज ऑल्सो पेप्टाइड इन नेचर, बस नाम हमने अलग दे दिया पर यह भी क्या है? पेप्टाइड ही है। और प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं? दैट इज हैविंग मोर देन 100 एमिनो एसिड। तो अगर 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड है तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्रोटीन। 10 से 100 एमिनो एसिड है तो नाम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। अगर 2 से 9 एमिनो एसिड है तो नाम बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड। और जब केवल 1 एमिनो एसिड है तो उसको नाम बोलेंगे एमिनो एसिड। खत्म बात। दैट इज द क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ द पेप्टाइड। नोट इट डाउन प्लीज। ओके, नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेमिंग ऑफ पेप्टाइड इज ऑलवेज डन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड। अब ये देखिएगा, ये बड़ा खास बात है, बहुत ही खास बात है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारा पेप्टाइड बन गया तो उस पेप्टाइड का नाम कैसे करते हैं, कैसे हम उस पेप्टाइड का नाम कैसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पेप्टाइड है, फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइड है, इस पेप्टाइड में हम 3 एमिनो एसिड ले लेते हैं। कितने एमिनो एसिड लेंगे? 3 एमिनो एसिड लेंगे। जैसे कि एक एमिनो एसिड हो गया, हमने ग्लाइसिन ले लिया। फिर हमने ले लिया क्या? ग्लाइसिन ले लिया। फिर हमने ले लिया क्या? ग्लाइसिन के बाद हमने लिया है यहां पर वैलिन ले लिया। और फिर हमने ले लिया ग्लूटामीन ले लिया। ग्लूटामीन ना लेकर हम लोग यहां पर ट्रिप्टोफैन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्रिप्टोफैन। कुछ भी ले सकते हैं।
ध्यान से समझिएगा, हमने 3 एमिनो एसिड लिया है, ग्लाइसिन, वैलिन एंड ट्रिप्टोफैन, और इन तीनों एमिनो एसिड को जब हम लोग आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओलिगोपेप्टाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ओलिगोपेप्टाइड मिलेगा। अब जो ओलिगोपेप्टाइड मिला है उसका नाम कैसे करते हैं, उसको नाम कैसे करेंगे? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा स्टेटमेंट पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पेप्टाइड का नाम जो है हमेशा नाइट्रोजन एंड से करते हैं, केवल नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन एंड पे जो अमीनो एसिड है उसको सबसे पहले लिखेंगे और कार्बन एंड पे जो अमीनो एसिड है उसको सबसे अंत में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड का 2 एंड होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड। तो जब अमीनो एसिड आपस में जोड़ के पेप्टाइड बनाता है तो पेप्टाइड में भी आपका 2 एंड होता है, एक नाइट्रोजन एंड होता है और एक कार्बन एंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऊपर लिखते हैं, यहां पे हमने ले लिया कार्बन, ये H है और ये आपका हो गया CO, सॉरी यहाँ पे CO ना लिखकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं NH, और यहाँ पे हो गया क्या, COOH। ये जो H है वो H किसका है बेटा, ये यहाँ सॉरी यहाँ पे जो R है वो क्या है, R ऑफ ग्लाइसिन हम लोग लेते हैं, R ऑफ ग्लाइसिन। G फॉर क्या हो गया, ग्लाइसिन। फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड दिखा देते हैं, तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड दिखा दिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C हो गया, ये H हो गया, यहाँ पे R हो गया। यहाँ पे R किसका लेता है, लेते हैं हम यहाँ पे R लेते हैं, R ऑफ ट्रिप्टोफैन। इसका हमने ले लिया ट्रिप्टोफैन, अपने मन से हमने ले लिया, आपका मन है तो आप वैलिन भी ले सकते हैं, हमने ट्रिप्टोफैन ले लिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, CO हो गया, CH हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे NH आएगा, NH के बाद यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे CO, और फिर यहाँ पे हो जाएगा C, ये H हो गया, यहाँ पे R, अब जो बचा है वो क्या बचा है, R ऑफ वैलिन, क्या है वो हमें मतलब नहीं है, और फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, NH2 मिल जाएगा। ठीक है, NH2 मिल जाएगा। थोड़ा सा और चीजें क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये जो है आपका ये पहला एमिनो एसिड हो गया वैलिन वाला, ये आपका दूसरा एमिनो एसिड हो गया ट्रिप्टोफैन वाला, और ये आपका तीसरा एमिनो एसिड हो गया ग्लाइसिन वाला। ठीक है, ग्लाइसिन वाला हो गया, ट्रिप्टोफैन वाला हो गया और वैलिन वाला हो गया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, यहाँ पे हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, तो कुल कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बना, क्योंकि हमने 3 एमिनो एसिड लिया था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ये जो आपका पेप्टाइड बना है, ये जो आपका पेप्टाइड बना है, इस पेप्टाइड में देखिए 2 एंड है, एक ये वाला एंड है, दिस एंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन एंड, क्योंकि अमीन ग्रुप है, और यहां पर क्या हो जाएगा, दिस एंड विल बी कॉल्ड एज कार्बन एंड, क्योंकि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब भी कोई पेप्टाइड बनता है तो 2 एंड हमेशा मौजूद रहेगा, एक नाइट्रोजन एंड रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कार्बन एंड रहेगा। तो जब भी हम कभी पेप्टाइड को नाम देते हैं तो हमेशा नाइट्रोजन एंड से नाम देंगे। इसे नाम देंगे नाइट्रोजन एंड से हम लोग नाम देंगे। मतलब कि यहाँ पे वैलिन है तो वैलिन को सबसे पहले लिखेंगे, और वैलिन को किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वैलिन लिखेंगे। इन को हटा के इल से रिप्लेस किया, इन को किससे रिप्लेस किया, इल से। वैलिन का इन हटाया और लगा दिया इल। फिर उसके बाद किसको लिखेंगे, इसके बाद हम लोग ट्रिप्टोफैन को लिखेंगे। ट्रिप्टोफैन में इन को हटाएंगे इल से, तो नाम हो जाएगा ट्रिप्टोफिल। ट्रिप्टोफिल
और जो अंतिम एमिनो एसिड होगा उसको एज सच लिखेंगे, वहां पे कोई भी एलिमिनेशन पार्ट नहीं होगा, मतलब कि ग्लाइसिन को हम लोग ग्लाइसिन की तरह ही लिखेंगे। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नेमिंग अ पेप्टाइड, वैलिल ट्रिप्टोफिल ग्लाइसिन। क्या नाम हो जाएगा? वैलिल ट्रिप्टोफिल ग्लाइसिन। जो ऊपर एमिनो एसिड बना है उसका नाम लिखेंगे वैलिल ट्रिप्टोफिल ग्लाइसिन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बोल बच्चा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताया हूं, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कैसे? अंतिम एमिनो एसिड को एज सच लिखेंगे और बाकी एमिनो एसिड का नाम इल से खत्म होगा, जैसे वैलिल ट्रिप्टोफिल ग्लाइसिन। नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो गया आपका पेप्टाइड, टाइप्स ऑफ पेप्टाइड। अब इसमें हमारा जो काम का है वो है प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में हमें अब देखना है। ओलिगोपेप्टाइड इतना ही, पॉलीपेप्टाइड इतना ही, अब प्रोटीन को हम लोग को डिटेल में देखना है। तो प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज अ प्रोटीन? प्रोटीन इज एन एमिनो एसिड। ये पेप्टाइड, व्हाट इज अ प्रोटीन? पहले अगर प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन इज अ पेप्टाइड इन नेचर। प्रोटीन क्या है? पेप्टाइड है। अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 तरह का होता है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, नाम देखिएगा। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें एक अल्फा हेलिक्स नाम आता है, दूसरा बीटा प्लेटेड नाम आता है। थर्ड वन विल कॉल्ड एज टर्शरी स्ट्रक्चर और अंत में आपका नाम हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो 4 स्ट्रक्चर है। कौन कौन सा? सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 तरह का प्रोटीन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी में भी हम लोग बाइफर्केशन कर लेते हैं, 2 पार्ट डिवाइड देते हैं। एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स क्यों? क्योंकि ये हेलिक्स फॉर्म में होता है। हेलिक्स फॉर्म में होता है। हेलिक्स फॉर्म कैसा दिखता है? देखिए कुछ ऐसा दिखता है, हेलिकल फॉर्म में होता है। बीटा प्लेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लेट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्लेट फॉर्म में होता है। कुछ इस तरीके से होता है। प्लेट, जैसे कि हमने प्लेट कॉम्प्रेस कर लिया है, तो ये प्लेटेड फॉर्म में होता है। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड। एग्जांपल अल्फा हेलिक्स का हेयर प्रोटीन, केराटिन इज अ अल्फा हेलिक्स। और बीटा प्लेटेड का एग्जांपल हो गया सिल्क प्रोटीन, फाइब्रोइन इज अ बीटा प्लेटेड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। इनफैक्ट जो भी मैं यहां पर लिखवा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको मैं यहां पर लिखवा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखिएगा कब हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, कब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कब टर्शरी और कब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे। ये देखिएगा, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली देयर इज ओनली, दिख रहा है ना? शायद ग्रीन वाला नहीं दिखेगा। यहां पे क्या है बेटा? देयर इज ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। जब प्रोटीन में केवल पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन में 100 से अधिक एमिनो एसिड होते हैं। तो जितने भी एमिनो एसिड हैं सारे एमिनो एसिड केवल हाइड्रोजन बॉन्ड से, केवल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, कोई और तरह का बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ एमिनो एसिड, बस।
ये जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका दो तरह का बॉन्डिंग होता है। एक तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, क्या बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड तो आपका आएगा ही आएगा। साथ ही साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे ट्विस्टिंग होती है। क्या होती है बच्चा यहाँ पर ट्विस्टिंग, जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो इस अलग तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर हो गया, हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। ये हेलिकल स्ट्रक्चर किस वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। यहां पे देखिए प्लेट टाइप स्ट्रक्चर हो गया, प्लेट टाइप स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये प्लेट टाइप स्ट्रक्चर किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, वन इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ देखिएगा सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेंज इनटू हेलिक्सेस एंड शीट्स। हेलिक्सेस एंड शीट समझ में आ गया होगा कि कब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, कब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखें टर्शरी स्ट्रक्चर जो है और भी ज्यादा सिकुड़ गया है, मतलब कि यहां पर इंटरेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया है। यहां पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, सीधा सीधा चल रहा था। यहाँ पे लोकल इंटरेक्शन हुआ है, पास में केवल इंटरेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर कंप्रेस हुआ है। यहाँ पे और भी ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, और भी ज्यादा यहाँ पर इंटरेक्शन बन रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर और कंप्रेस हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्डिंग बनता है, तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो एक तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, जो कि पहले से आया है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा, जो कि पहले से आया है। फिर यहाँ पर आ जाता है आयनिक इंटरेक्शन। क्या आ जाता है बेटा, आयनिक इंटरेक्शन। कैसे आयनिक इंटरेक्शन आया, क्योंकि आपको पता है कि एक्वस मीडियम में एमिनो एसिड जो है वो चार्ज्ड फॉर्म में रहता है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या दोनों फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो चार्ज स्ट्रक्चर है, इनके बीच में आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, जिसकी वजह से फोल्डिंग और ज्यादा हो जाएगी, तो आयनिक इंटरेक्शन हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर सल्फर सल्फर बॉन्डिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा, सल्फर सल्फर बॉन्डिंग, क्योंकि कुछ एमिनो एसिड के पास सल्फर है, कुछ एमिनो एसिड के पास क्या है, सल्फर है। तो अगर दो एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास सल्फर है, तो सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा, सल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से फोल्डिंग और ज्यादा हो जाएगा। और कैसा यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग वैंडर वॉल भी बोल सकते हैं। वैंडर वॉल इंटरेक्शन, वैंडर वॉल कब होगा, जब एलिफेटिक चेंज ज्यादा होगा, तो वैंडर वॉल इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो ढेर तरह का यहाँ पे इंटरेक्शन होने लगता है। पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से आया है, तो आयनिक इंटरेक्शन डेवलप कर गया, सल्फाइड बॉन्ड बन गया, वैंडर वॉल इंटरेक्शन बन गया। इसकी तरीके से और भी कुछ इंटरेक्शन बन सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो अलग अलग तरह का जब यहाँ पर बॉन्डिंग स्टार्ट होने लगती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, उस केस में फोल्डिंग और ज़्यादा हो जाती है। जब फोल्डिंग और भी ज़्यादा हो जाती है तो इस केस में हमारा स्ट्रक्चर बनता है टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न ऑफ द प्रोटीन ड्यू टू साइड चेन इंट्रैक्शन। ठीक है, फिर आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Quaternary structure that is sometime also called as a globular protein. और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है जब ढेर सारे टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं, ढेर सारे टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं, then we get a quaternary structure. Many types of tertiary structure joined together.
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। एंड दिस टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइम। इसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइम, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शनल प्रोटीन आर कॉल्ड एज एंजाइम। फंक्शनल प्रोटीन आर कॉल्ड एज एंजाइम। तो इसको रफली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब डायग्राम जो है रफ वे में आप ड्रॉ कर लीजिए, और जो जो बातें मैंने लिखी हुई है उसको नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको। प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शरी स्ट्रक्चर में आपका हो गया और भी ज़्यादा बॉन्डिंग। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में टर्शरी स्ट्रक्चर के ग्लोब्यूल्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के फॉर्म में हो जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। और इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइम, और एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में। एंजाइम के बारे में अगले स्लाइड में देखेंगे। नोट कर लिया। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल हो गया केराटिन प्रोटीन, बीटा प्लेटेड का एग्जाम्पल हो गया फाइब्रोइन प्रोटीन। कॉमन है ये सब नाम, पूछेगा तो यहीं से पूछता है। हमने तो अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि यहीं से पूछा जाता है। नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, बस नाम आपको याद करना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है। कि सवाल बस ऐसे ही पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। इसमें कुछ नाम याद कर लीजिएगा। फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोटीन। ब्यूरेट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है। मिलेंस टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है। निनहाइड्रिन टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट ये भी प्रोटीन हो गया। मॉलिश टेस्ट, और अंत में आ गया हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट। दीज आर द वेरियस टेस्ट यूज्ड फॉर दी प्रोटीन। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये टेस्ट कैसे कैसे करते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चा, इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हर एक रिएक्शन पे चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे केमिस्ट्री में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हमें केवल वहीं पर ज़्यादा दिमाग लगाना है जहाँ पर सवाल ज़्यादा बनेगा। बस यहाँ पे यही सवाल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। ब्यूरेट, ज़ैंथोप्रोटिक, मिलेंस, निनहाइड्रिन, नाइट्रोप्रोसाइड, मॉलिश एंड हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज एंजाइम। तो देखिए, एमिनो एसिड से पेप्टाइड बना, पेप्टाइड से प्रोटीन बना, प्रोटीन से एंजाइम बना। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। मतलब कि अभी भी हम लोग एमिनो एसिड से ही जुड़े हुए हैं। एंजाइम में भी एमिनो एसिड होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम इज रिगार्डेड एज बायोप्रोटीन। दे आर रिगार्डेड एज बायोप्रोटीन विच कैटलाइजेस सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। मतलब कि एंजाइम किसकी तरह काम कर रहा है? एंजाइम जो है वो आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंड दे कैटलाइजेस सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं, हर जगह देखेंगे तो हमारी बॉडी में ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, वर्क कराने के लिए प्रोटीन ही काम करता है। और जो प्रोटीन इन रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज एंजाइम। फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम आर द बायोप्रोटीन विच कैटलाइजेस सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में आप देख लीजिए। अगर ज़्यादा ब्राइटनेस लेवल है तो ब्राइटनेस को अपनी कम कर लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि ये देखिए यूरिएज। एक बात ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ एंजाइम, नेम ऑफ एंजाइम यूजुअली एंड विथ एज। एक्सेप्ट पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। अगर पेप्सिन और ट्रिप्सिन को छोड़ दिया जाए
पेप्सिन और ट्रिप्सिन को छोड़ दिया जाए तो एंजाइम का नाम हमेशा एज से एंड होता है। जैसे कि यहां पे देखिएगा यूरिएज, यूरिएज क्या करता है, यूरिया का ब्रेकडाउन करता है। यूरिया का ब्रेकडाउन जो करता है उसका नाम हो गया यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंस में यूरिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में चेंज करता है। इन्वर्टेज, इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज का ब्रेकडाउन करता है। सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्स शुगर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स शुगर का भी नाम देते हैं। तो जो इनवर्स शुगर को ब्रेक डाउन कराए किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज इनवर्टेज। माल्टेज, माल्टोज का ब्रेक डाउन कराता है ग्लूकोज में। अमाइलेज स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज में। पेप्सिन और ट्रिप्सिन स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। पेप्सिन ट्रिप्सिन कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में चेंज करना, और ट्रिप्सिन का काम है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज करना। कहने का मतलब यह है कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पे काम नहीं करता है, ट्रिप्सिन केवल पॉलीपेप्टाइड पे काम करता है, और पेप्सिन जो है वो आपका प्रोटीन पे काम करता है, और इनका नाम ए से एंड नहीं होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एसिड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए को ब्रेक करता है न्यूक्लियोटाइड में। लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक करता है। इमल्सिन, अच्छा एक इमल्सिन भी नाम आया जो कि आपका वो नहीं है, एज से एंड नहीं होता है। इमल्सिन जो है वो आपका सेलुलोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। एक मिनट, इमल्सिन यहाँ पे हटा दीजिए, ये बेकार है। इमल्सिन का दूसरा नाम आता है। इमल्सिन जो है वो आपका इमल्सिफायर की तरह काम करता है। इमल्सिन, इमल्सिन जो है वो ऑयल पे काम करता है, ऑयल का इमल्सिफिकेशन करता है, ऑयल का इमल्सिफिकेशन करता है, ऑयल का इमल्सिफिकेशन करता है। देन कम आरएनए पॉलीमरेज राइबोन्यूक्लियोटाइड को आरएनए में चेंज करता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में चेंज करता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरह का रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है बाई अलग अलग तरह का एंजाइम। अब इसमें कुछ और चीज हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एंजाइम का। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होता है कि दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मतलब कि सिंगल एंजाइम जो है वो सिंगल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट्स पे ही काम करता है। ये नहीं कि हम एक एंजाइम से अलग अलग तरह का रिएक्शन करा दें, नहीं, एक एंजाइम जो है वो केवल एक ही तरह का रिएक्शन कैटलाइज करता है, दूसरी तरह का रिएक्शन कभी भी कैटलाइज नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। दूसरा ये होता है टेम्परेचर स्पेसिफिक। एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है और वो टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे प्रोटीन एंजाइम जो है अच्छी तरीके से काम करता है। तो यार टेम्परेचर स्पेसिफिक। तीसरा होता है पीएच स्पेसिफिक। अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पे काम करता है। जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो एसिडिक पीएच में काम करता है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम काम रहता है वो आपका बेसिक पीएच में काम करता है। तो अलग अलग एंजाइम को अलग अलग पीएच लेवल चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को पड़ता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, पीएच स्पेसिफिक होता है, और भी आप लोग अपने एनसीईआरटी के बुक से ही देख सकते हैं एंजाइम के बारे में। नोट इट डाउन प्लीज। आई होप नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, कुछ और बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड।
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की निर्माण करने के लिए। न्यूक्लिक एसिड दे आर कॉल्ड एज हेरिडिटी कंपोनेंट ऑफ लिविंग बीइंग। क्यों इसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं? क्योंकि यही न्यूक्लिक एसिड जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। न्यूक्लिक एसिड इज द ओनली कंपोनेंट विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तभी ना हम लोग क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके हम लोग इंसान की पहचान पता करते हैं कि इंसान किससे पैदा हुआ है। फादर और मदर का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो दैट इज अ हेरिडिटी कंपोनेंट ऑफ द लिविंग बीइंग न्यूक्लिक एसिड। ये दो तरह के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज डीएनए एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज आरएनए। दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। फर्क केवल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में राइबोज होता है। बाकी सब सेम होता है, बाकी सब सेम होता है। डीएनए एंड आरएनए बाकी सब सेम होता है। ठीक है। अगर यहां पे देखा जाए तो एक बात यहां पे देखिएगा, जो डीएनए है, सॉरी, जो डीएनए है वो हमारे हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। डीएनए से बनता है आरएनए और डीएनए से फिर से बनता है क्या, डीएनए भी बन सकता है। दोनों चीज होता है, डीएनए से डीएनए बन सकता है या डीएनए से आरएनए बन सकता है। कब बताऊंगा। और जो आरएनए है, इस आरएनए से बनेगा प्रोटीन। कब डीएनए डीएनए बनाता है, कब डीएनए आरएनए बनाता है, उसके बारे में समझिएगा। अगर जनरेशन को आगे बढ़ाना है, मतलब कि एक जनरेशन है, एक जनरेशन अब सेकंड जनरेशन में कन्वर्ट करना चाहती है, तो जब जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए, एक नया ऑफस्प्रिंग चाहिए। जैसे कि फादर है तो सन या डॉटर पे चला जाता है, डीएनए जनरेशन आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जनरेशन आगे की तरफ कैसे बढ़ता है, डीएनए से। फादर का डीएनए ऑफस्प्रिंग में, मतलब कि सन में या फिर डॉटर में ट्रांसफ़र होता है, फादर और मदर दोनों। तो फादर का डीएनए सन के डीएनए में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फादर का डीएनए तो खुद के पास तो रहना ही चाहिए, नहीं कि फादर अपना पूरा का पूरा डीएनए दे देगा। अगर फादर पूरा का पूरा डीएनए दे देगा तो फादर के पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो फादर क्या करता है कि 2 सेट कॉपी बनाता है। एक सेट कॉपी अपने पास रखेगा, डीएनए का एक सेट कॉपी अपने पास रखेगा, और दूसरा सेट कॉपी जो है वो ट्रांसफर कर देगा आगे की जनरेशन को। दिस कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो जब जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो डीएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। पर वहीं पर हमारी बॉडी में एक और ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी में क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए नॉर्मल प्रोसेस काम करने के लिए। प्रोटीन जो है हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता है, जैसे जैसे ग्रो करते रहते हैं वैसे वैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन बनाना भी आना चाहिए। ये प्रोटीन बनाने का जो मैसेज है वो कहाँ पे छिपा है, डीएनए में ही छिपा है। तो डीएनए जो है वो 2 तरीके से काम करेगा। एक तो जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, कैसे, डीएनए डीएनए में ट्रांसलेट करेगा, डीएनए डीएनए में फॉर्म करेगा। और दूसरा जो है डीएनए जो है बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करेगा, आरएनए के प्रोसेस से, आरएनए के फॉर्मेशन से। मतलब कि डीएनए सीधे प्रोटीन नहीं बनाएगा, डीएनए जो है सबसे पहले आरएनए बनाएगा और आरएनए जो है तब वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट करेगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए बन गया है, आरएनए जब प्रोटीन में चेंज करता है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। So conversion of DNA into DNA
और डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि हमने क्या किया, एक छाप बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन। एंड द कन्वर्जन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। क्योंकि आरएनए में जो है वो कोडिंग रहता है, कोड वर्ड रहता है, और ये जो कोड वर्ड है, इस कोड वर्ड का ट्रांसलेशन होता है। तो कोड वर्ड का जब भी हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग प्रोटीन। तब हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो दो वर्ड मैंने आपको बताया था, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू डीएनए और आरएनए, एंड ट्रांसलेशन इज कन्वर्जन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन। नोट कर लीजिए। बस अब कुछ और चीज बची हुई है, उसके बाद टॉपिक को क्लोज करेंगे। जो चीज बचा है वो है डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन है। देखिएगा न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले चाहिए आपका शुगर बेस चाहिए। तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है शुगर बेस की, और इस शुगर बेस में हम लोग बेस को ऐड करते हैं। इनफैक्ट यहां पे बेस हटा दे तो काफी अच्छा रहेगा, कंफ्यूज कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग शुगर लेते हैं। शुगर दो तरीके का हो सकता है, राइबोज हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज हो सकता है। राइबोज आरएनए में जाएगा और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में जाएगा। तो जो भी बनाना है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट आएगी। तो शुगर लेते हैं, उसको बेस, बेस दो तरह का होता है, प्यूरिन होता है और पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में आपका पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आपका पाया जाता है थाइमीन, साइटोसिन, और एक और आता है यूरेसिल। So there are two types of purine, that is called as adenine and guanine, and there are three types of pyrimidine, that is called as thymine, cytosine and uracil. DNA में आपका यूज होगा एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, और आरएनए में यूज होता है एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। मतलब कि आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, उसकी जगह यूरेसिल होता है। समझ में आ गई बात है, एटीजीसी, एयूजीसी। तो दीज आर द नाइट्रोजिनस बेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस की आवश्यकता हुआ तो शुगर को लेंगे, नाइट्रोजिनस बेस को लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कुछ भी हो सकता है, प्यूरिन भी हो सकता है, पिरिमिडीन भी हो सकता है। 5 तरह का हमने यहां पर देख लिया। न्यूक्लियोसाइड जब है उसमें फॉस्फेरिक एसिड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेरिक एसिड विल गिव न्यूक्लियोटाइड। तो दो नाम आया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड बनता है शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस से, न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेरिक एसिड से, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जब ढेर सारा बन जाता है, मैनी इन नंबर, जब ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, then that will be called as polynucleotide, and this polynucleotide is called as nucleic acid. यही क्या कहलाएगा, न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, तब हमें मिलेगा न्यूक्लिक एसिड। नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिएगा, ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है,
हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो आपका ये बेस बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? शुगर का बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट। तो ये जो है आपका शुगर और फॉस्फेट का पूरा बैकबोन बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, बैकबोन जो है वो पूरा शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है। दो बैकबोन बना हुआ है, नंबर 1 और नंबर 2। दोनों बैकबोन जो है हेलिकल फॉर्म में आपस से जुड़ा हुआ है। और किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजिनस बेस पेयर से जुड़ा हुआ है। किससे? नाइट्रोजिनस बेस पेयर से जुड़ा हुआ है। दोनों बैकबोन नाइट्रोजिनस बेस पेयर से जुड़ा हुआ है। पेयरिंग भी जो होती है वो डेफिनेट होती है, पेयरिंग भी डेफिनेट होती है। ए जो है हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, मतलब कि एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ेगा, वाइसे वर्सा थाइमीन एडेनिन के साथ जुड़ेगा। और जी जो है हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। देख रहे हैं, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमीन, थाइमीन एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका यहाँ पर एक हेलिकल फॉर्म बनेगा एंड दिस हेलिकल फॉर्म इज कॉल्ड एज डीएनए। और यहाँ पे देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इनफैक्ट ड्रॉ कर लीजिएगा बच्चा। ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ए और जी आपका क्या है? प्यूरिन्स है। ए और जी क्या है? प्यूरिन है। सी और टी जो है आपका पिरिमिडीन है, क्योंकि यहां पर क्या है? प्यूरिन बेस है और एक पिरिमिडीन बेस है, बस यही फर्क है। प्यूरिन बेस है और यहां पे पिरिमिडीन बेस है। आरएनए का स्ट्रक्चर भी कुछ डीएनए की तरह ही होता है, इसको याद करिएगा। खासकर आप लोग थाइमीन के स्ट्रक्चर को आप जरूर से याद करिएगा, क्योंकि थाइमीन के स्ट्रक्चर पे सवाल पूछा गया है। इनफैक्ट थाइमीन को यूरेसिल से कंपेयर करके पूछा गया है। आरएनए का स्ट्रक्चर देखिए, आरएनए का स्ट्रक्चर भी आपका हेलिकल होता है, पर यहां पर सिंगल, यहां पर जो है केवल सिंगल बैकबोन होता है। शुगर और फॉस्फेट, कौन सा शुगर होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज शुगर होगा, और फॉस्फेट का यहां पर बैकबोन बनेगा। ये क्या बना दिया? बैकबोन। और इस बैकबोन में आपका नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है। ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। यहां पे देखिए एडेनिन सेम है, साइटोसिन सेम है, ग्वानिन सेम है, बस फर्क क्या हो रहा है यहां पर? यूरेसिल का। केवल फर्क किसका है? यूरेसिल का। सब कुछ सेम है, बस फर्क यहां पे यूरेसिल का। इनफैक्ट जो आपका आरएनए और डीएनए, उसमें फर्क जो है केवल ये है कि डीएनए इज हैविंग अ 2 बैकबोन, आरएनए इज हैविंग अ सिंगल बैकबोन। डीएनए जो है आपका हेरिडिटी ट्रांसफर करने में आता है, आरएनए का यूज प्रोटीन के सिंथेसिस में हम लोग करते हैं। और फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में केवल थाइमीन और यूरेसिल पे फर्क होता है। डीएनए कंटेन्स थाइमीन, आरएनए कंटेन्स यूरेसिल। एक बात यहां पे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल। स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल, यूरेसिल के स्ट्रक्चर को देखिए और पिछले स्लाइड में थाइमीन के स्ट्रक्चर को देखिएगा, बस थोड़ा सा फर्क है। यूरेसिल के इस कार्बन पर, 5वें कार्बन पर अगर मिथाइल लगा दें तो वो थाइमीन कहलाता है।
क्या कहता है? थायमीन। तो वी कैन से दैट 5-methyl uracil, 5-methyl uracil इज थायमीन। पूछा हुआ सवाल है बच्चा। थायमीन क्या होता है? थायमीन इज 5-methyl uracil। थायमीन इज 5-methyl uracil। थायमीन क्या है बच्चा? 5-methyl uracil का दूसरा नाम है। कुछ भी फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। नोट कर लिया बच्चा? नोट कर लिया बच्चा? आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो डीएनए आरएनए की कहानी खत्म हो गई है। अब जो बचा हुआ है वो केवल विटामिन। विटामिन में वो आप पे निर्भर करता है कि आप विटामिन कितना पढ़ना चाहते हैं। वैसे हमने देखा है कि विटामिन पर केवल एक ही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने तरह का विटामिन होता है और कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है और कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है। जैसे कि ये देखिएगा, दे आर द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी बॉडी में नॉर्मल तरीके से मेटाबॉलिज्म हो, नॉर्मल तरीके से बायो रिएक्शंस हो, इसको कराने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर विटामिन की कमी हो गई तो हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल रिएक्शन हो गया, और जब एबनॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा तो हमारी बॉडी सफ़र करेगी। आवर बॉडी विल अंडरगो बाय द वेरियस डिजीजेस। अलग अलग तरह का बीमारियां होना चालू हो जाएगा। तो विटामिन्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज के दिन में हम लोग खाना वाना प्रॉपर नहीं खाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि मल्टीविटामिन खा लो। मल्टीविटामिन क्या होता है? ग्रुप ऑफ विटामिन होता है जो कि हमारी बॉडी के विटामिन की रिक्वायरमेंट को ज़रूरत पूरा करता है। तो दैट इज़ अ विटामिन। विटामिन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में दो नाम आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन में नाम आता है एडीई के। फैट सॉल्युबल विटामिन में एडीई के। तो दो तरह की विटामिन है, यही आपको पढ़ना है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। नोट इट डाउन प्लीज। आई होप नोट कर लिया होगा। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में तो केवल इतना ही था, और इसमें एक और छोटा सा टॉपिक बचा रह गया था, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट उसको हम लोग काउंट में ही नहीं लाते। दैट इज़ कॉल्ड एज मिनरल्स। विटामिन के बाद एक बहुत ही छोटा सा आता है मिनरल्स। अलग अलग तरह का मिनरल्स का क्या क्या यूज़ होता है वो आप अपने तरीके से अपने लेवल से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा बायो मॉलिक्यूल्स की कहानी, जो कि एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक है। और आजकल के एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री के पेपर में हम लोग तो देखते हैं कि बायो मॉलिक्यूल से सवाल पूछता ही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ मामला है। तो बायो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़िएगा, उसका जनरल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस। फिर आप लोग को अमीनो एसिड पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा अमीनो एसिड। देन कम्स पेप्टाइड। पेप्टाइड कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर पढ़िएगा, क्लासिफिकेशन पढ़िएगा। फिर नाम आता है प्रोटीन। प्रोटीन के बाद नाम आता है एंजाइम। प्रोटीन का स्ट्रक्चर सब पढ़ लीजिएगा। एंजाइम का कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, एंजाइम की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एंजाइम के बाद आपका आता है डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर एंड दी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़िएगा, यूज़ कहाँ पर होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। एंड देन अंत में आपका आ गया विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स छोटा छोटा है, उस पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा गया है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, और इस तरीके से हमारा बायो मॉलिक्यूल्स भी ख़त्म होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो और लोगों को सलाह दीजिए इस स्टूऑन के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करने का, उनको जुड़ने के लिए आमंत्रित करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए, सवाल लगाते रहिए, और एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ऑन स्टूऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए स्टूऑन पर बने रहिए।